आकाशवाणी है। अभी आप पूजा तमांग से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली से आज सवेरे नई दिल्ली वापस आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को सार्थक बताया है। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू हो रहा है। उत्तरी सिक्किम में पिछले 4 दिनों से लगातार जारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रैनतोली के पास एक पर्यटक वाहन के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की आज घोषणा की। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सलवादी मारे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली से आज सवेरे नई दिल्ली वापस आ गए हैं। प्रधानमंत्री ने इस यात्रा को सार्थक बताया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण G7 शिखर सम्मेलन था, जहां उन्होंने विश्व मंच पर भारत के दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस यात्रा में G7 संगठन के अंतर्गत प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर सार्थक बातचीत हुई। मंत्रालय ने कहा कि इस दौरान शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के साथ भारत की साझेदारी प्रगाढ़ हुई है। प्रधानमंत्री ने यात्रा के दौरान G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। उन्होंने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की सहित कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। श्री मोदी ने इटली के अपुलिया में कल G7 शिखर सम्मेलन में संपर्क सत्र को संबोधित किया। उन्होंने भारत के ऊर्जा उपयोग में परिवर्तन के बारे में विस्तार से बताते हुए कहा कि इसकी परिकल्पना उपलब्धता, पहुंच, सामर्थ्य और स्वीकार्यता पर आधारित है। उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है। सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित भारत के AI मिशन के बारे में प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि इस प्रौद्योगिकी का उद्देश्य सभी की प्रगति और भलाई को प्रोत्साहन देना होना चाहिए। साझेदारी के संस्थापक सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन दे रहा है। 18वीं लोकसभा का पहला संसद सत्र इस महीने की 24 तारीख से शुरू हो रहा है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने आज कहा कि सरकार संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी राजनीतिक दलों और सदस्यों के साथ मिलकर काम करने को तैयार है। श्री रिजिजू ने कहा कि संसद के पहले सत्र में नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाने, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव और फिर संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति का अभिभाषण होने की परंपरा है। अरुणाचल प्रदेश में चांगलांग उत्तर से विधायक तेसम पोंगते को सर्वसम्मति से 8वीं विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा का विशेष सत्र अध्यक्ष के चुनाव के साथ शुरू हुआ। अंतरिम अध्यक्ष निनोंग एरिंग ने तेसम पोंगते को राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्विरोध चुने जाने की घोषणा की, क्योंकि इस पद के लिए कोई अन्य नामांकन प्राप्त नहीं हुआ था। अध्यक्ष पद संभालने के बाद श्री पोंगते ने स्वयं को सर्वसम्मति से चुने जाने के लिए सदन के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह अध्यक्ष पद की गरिमा और लोकतांत्रिक परंपरा को बनाए रखने का पूरा प्रयास करेंगे। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे सदन के प्रत्येक सदस्य के लिए काम करेंगे और सभी के साथ न्याय करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने श्री पोंगते को बधाई दी और राज्य सरकार की ओर से विधानसभा सचिवालय को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। लिकाबाली से विधायक कार्डो निगियोर को राज्य विधानसभा का निर्विरोध उपाध्यक्ष चुना गया है। विदेश मंत्रालय और भारतीय स्टेट बैंक ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार प्रवासी भारतीय श्रमिकों, भर्ती एजेंट और ई-माइग्रेट पोर्टल के उपयोगकर्ताओं को अतिरिक्त डिजिटल भुगतान सेवाएं प्रदान की जाएगी। इस पहल से सभी भारतीय बैंकों के नेट बैंकिंग के माध्यम से UPI, क्रेडिट या डेबिट कार्ड और NEFT के माध्यम से भुगतान के लिए शून्य लेन देन शुल्क के साथ विभिन्न उत्प्रवास संबंधी शुल्क का भुगतान हो सकेगा। मंत्रालय ने आज कहा कि यह समझौता ज्ञापन प्रवासी भारतीय श्रमिकों के सुरक्षित और कानूनी प्रवास के दायरे को अधिक सुविधाजनक बनाएगा। मंत्रालय की ओर से संयुक्त सचिव ब्रह्म कुमार और भारतीय स्टेट बैंक की ओर से महाप्रबंधक नीलेश
द्विवेदी ने नई दिल्ली में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 9 करोड़ 3 लाख किसानों के खाते में करीब 20,000 करोड़ रुपए अंतरित करेंगे। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि पिछले 10 वर्षों में अब तक 11 करोड़ किसानों के खातों में 3 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने 18 जून को प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सभी मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री का कार्यभार संभालने के बाद वो मंत्रालय के अधिकारियों के साथ किसानों के कल्याण से संबंधित हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा और काम कर रहे हैं। श्री चौहान ने कहा कि उन्होंने नई सरकार की 100 दिन की योजना के अंतर्गत अपने मंत्रालय की कार्य योजना की भी समीक्षा की है। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने आज नवनियुक्त वायुसेना अधिकारियों से साइबर क्षेत्र में नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने और युद्ध जीतने के लिए विशेषज्ञता का प्रभावी ढंग से उपयोग करने को कहा। हैदराबाद में डुंडिलीगढ़ के नजदीक वायुसेना अकादमी में संयुक्त परेड के बाद वायुसेना प्रमुख ने कहा कि अब युद्ध पारंपरिक तरीके से नहीं लड़े जाते, बल्कि इनमें साइबर तकनीक की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। वायुसेना प्रमुख ने प्री कमीशन प्रशिक्षण पूरा करने वाले उड़ान और ग्राउंड ड्यूटी शाखाओं के लगभग 200 फ्लाइट कैडेट को विंग और राष्ट्रपति का कमीशन प्रदान किया। भारतीय नौसेना और भारतीय तटरक्षक बल के 9 अधिकारियों के अलावा मित्र देशों के एक अधिकारी ने भी अकादमी में प्रशिक्षण पूरा किया है। उत्तरी सिक्किम में पिछले 4 दिनों से लगातार जारी बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। भारी बारिश के कारण उत्तरी सिक्किम की ओर जाने वाली सड़कों पर भूस्खलन और दरारें पड़ गई है। इन घटनाओं से संपर्क व्यवस्था गंभीर रूप से बाधित हुई है, जिससे क्षेत्र में लगभग 1200 से अधिक पर्यटक फंस गए हैं। जोंगू क्षेत्र और उत्तरी सिक्किम को जोड़ने वाले सांगलांग में नवनिर्मित पुल के ढहने से स्थिति और खराब हो गई है। सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने प्रोजेक्ट स्वास्तिक के अंतर्गत तत्काल बहाली के प्रयास शुरू कर दिए हैं। साहित्य अकादमी ने इस वर्ष के साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की आज घोषणा की है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार के लिए 24 लेखकों और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के लिए 23 लेखकों का चयन किया गया है। साहित्य अकादमी ने बताया कि सभी चयनित लेखकों को 50,000 रुपये और एक ताम्र पट्टिका प्रदान की जाएगी। भारत सहित दुनिया भर से 20 लाख से अधिक हज यात्री आज सऊदी अरब पहुंचे हैं। इस वर्ष हज यात्रा में भारत से 1,75,000 से अधिक लोग गए हैं। इनमें से 1,40,000 हज यात्री भारतीय हज समिति के माध्यम से और लगभग 35,000 निजी संचालकों के माध्यम से गए हैं। इस साल 5,000 से अधिक भारतीय महिला हज यात्री बिना महरम या पुरुष अभिभावक के हज यात्रा पर गई है। छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में आज सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 8 नक्सलवादी मारे गए। गोलीबारी में 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए हैं। बस्तर संभाग के अबूझमाड़ में नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर आईटीबीपी, जिला रिजर्व बल और विशेष कार्य बल ने तलाश अभियान शुरू किया था। मुठभेड़ के बाद भी क्षेत्र में तलाश अभियान जारी है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेनतोली के पास एक पर्यटक वाहन के खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल 7 तीर्थयात्रियों को हवाई मार्ग से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ऋषिकेश ले जाया गया है, जबकि अन्य 7 घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के समय वाहन में 26 लोग सवार थे। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा हादसे की सूचना मिलने पर तत्काल राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, एसडीआरएफ, अग्निशमन सेवाओं, जिला आपदा प्रबंधन टीमों और जल पुलिस को बचाव के लिए रवाना किया गया। राज्य के राज्यपाल गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को इस घटना की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIFF 2024 में कहा कि इस वर्ष के लिए प्रतिष्ठित वी शांताराम
लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रसिद्ध वन्यजीव फिल्म निर्माता सुबैया नल्लामुथु को दिया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।